नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर के ऊपर मैं वैसे आप लोगों को 2 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ। नहीं देखा है वीडियो को जरूर देखें। और एक सीरीज मतलब आप लोगों के लिए लेकर आया इकोनॉमिक्स का, जिसमें पूरा सिलेबस ये जो स्वतंत्र भारत में जो मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास वाली जो आपका ये बुक है, पूरे बुक का जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर आपको करवाया जाएगा रोशन स्टडी पॉइंट पे। तो जो इससे पहले जो मैंने सेकंड पार्ट की वीडियो जो डाली थी, उसमें मैंने भारतीय कृषि क्षेत्र के बारे में, मतलब स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश राज में भारतीय कृषि क्षेत्र की दशा कैसी थी, है ना, औद्योगिक क्षेत्र के बारे में, और आपको जो विदेशी व्यापार है उसके बारे में हमने बात कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम आगे का टॉपिक समझेंगे। टॉपिक नंबर 5 जो आपका रहेगा वो है जनांकीय रूपरेखा। ठीक है, सबसे पहले अपने को समझना है कि भाई ये जनांकीय रूपरेखा क्या है। तो जनांकीय रूपरेखा को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें हम जन्म दर, मृत्यु दर, है ना, शिशु मृत्यु दर की हम बात करते हैं। जीवन प्रत्याशा यानी कि एक व्यक्ति कितने वर्ष तक जीता है, एवरेज मतलब अगर निकाला जाए तो कितने वर्ष तक एक देश में लोग जी रहे हैं, उसको हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम जनांकीय रूपरेखा में समझते हैं। और जनांकीय रूपरेखा को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है जनगणना। ठीक है, अब जो भी जनगणना के समय हम क्या करते हैं, जनसंख्या को काउंट करते हैं। देखिए जनगणना करने की जो प्रक्रिया भारत में शुरू हुई थी वो 1881 में स्टार्ट की गई थी, ब्रिटिश काल में शुरू हुआ था। उस समय से ही भारत में एक परंपरा सी बन गई है कि हर 10 वर्ष में क्या होता है, भारत में एक बार जनगणना करवाया जाता है। ठीक है, तो जनगणना आप समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं भाई जनांकीय रूपरेखा की दशा कैसी थी, जनांकीय रूपरेखा कैसा था उस समय ब्रिटिश काल में। तो सबसे पहला पॉइंट हम बताएंगे कि भाई जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा था। अब जन्म दर और मृत्यु दर भैया होता क्या है, देखिए जन्म दर 1000 लोगों पे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या जो है वो जन्म दर कहलाएगी। मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर में क्या होता है, 1000 लोगों के ऊपर कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, उसको हम मृत्यु दर बोलते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की अगर हम बात करें तो भाई जो दोनों ही जो था, जो जन्म दर था, मृत्यु दर था, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा था। और इसके पीछे का मेन रीज़न जो था वो है निर्धनता, गरीबी, लोगों के पास खाने पीने की सही चीज़ें नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत ज़्यादा अभाव था उस समय। ठीक है, दूसरा पॉइंट भाई शिशु मृत्यु दर भी जो था वो बहुत ही ज़्यादा था। अब शिशु मृत्यु दर होता क्या है, तो भाई 1000 जन्मे बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु को ही हम मृत्यु दर बोलते हैं, मतलब शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। मतलब 1000 बच्चों पे जो 1 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, है ना, उनकी कितनी मृत्यु हो रही है, उसका जो दर निकलेगा, जो एवरेज निकलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, शिशु मृत्यु दर बोलेंगे। अब देखिए उस समय लगभग हम बात करें ब्रिटिश काल में या आज़ादी और आज़ादी से पहले की अगर हम बात करें तो आज़ादी से पहले ये लगभग 218 प्रति 1000 था। मतलब बच्चे जो जन्म लेते थे 1 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, 1000 में से 218 बच्चे मर जाते थे। ठीक है, इस समय ये जो है वो मात्र 33 है। मतलब अभी भी लगभग 1000 में से 33 बच्चे जो है ना वो 1 वर्ष की आयु भी पूरा नहीं करते हैं, उससे पहले ही मर जाते हैं। लेकिन उस समय 218 था, आप देख सकते हैं। तो इसका मेन कारण क्या था, निर्धनता तो है ही है, साथ ही साथ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसका भी अभाव था उस समय। ठीक है, तो एक रीज़न आप ये बता सकते हैं इसमें। अब देखिए जीवन प्रत्याशा की अगर हम बात करें, जीवन प्रत्याशा होता क्या है, जीवन प्रत्याशा मतलब कि एवरेज लोग कितने वर्ष तक जीवित रहते हैं। तो आज़ादी से पहले की अगर हम बात करें तो भाई ये मात्र 32 वर्ष थी। मतलब 32 वर्ष तक ही लोग जीवित रहते थे, एवरेज ये निकाला गया है कि ज़्यादातर लोग 32 वर्ष की आयु तक मर जाते थे, कहने का मतलब ये। लेकिन वर्तमान में ये 69 है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये जीवन प्रत्याशा की भी बहुत ही बुरी हालत थी उस समय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम जनगणना की बात करें, देखिए या जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो जो 1921 का जो समय काल है ना वो महाविभाजन का वर्ष माना जाता है। ये चीज़ आप जरूर याद रखिए, एमसीक्यू में आ सकता है। 1921 से पहले क्या था कि कभी जनसंख्या बढ़ जाता था, कभी घट जाता था। ठीक है, लेकिन 1921 के बाद क्या देखा गया कि भारत की जनगणना लगातार बढ़ रही है, इसमें घटोतरी नहीं हुई है, कोई घटा नहीं है संख्या, लगातार बढ़ता रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर याद रखिए। तो ये तो भाई जनसंख्या के बारे में मैंने आपको बता दिया। जीवन प्रत्याशा आप समझ चुके हैं। अब देखिए साक्षरता दर की हम बात कर लेते हैं, ये भी जनांकीय रूपरेखा में आ जाएगा। साक्षरता दर की बात करें तो भाई पढ़े लिखे लोगों की संख्या उस समय बहुत ही कम थी। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें तो भाई पढ़े लिखे लोग जो थे वो मात्र 16% से भी मतलब कम
जो थे वो साक्षर थे। साक्षर मतलब जो पढ़ भी सकते हैं लिख भी सकते हैं, पढ़ लिख दोनों में जो सक्षम है उसको हम साक्षरता दर बोलते हैं। तो लगभग 16% लोग ही पढ़े लिखे थे, ठीक है। और अगर हम स्त्रियों की बात करें तो मात्र 7% जो स्त्रियां थी वो पढ़ी लिखी थी। यहाँ पे लैंगिक भेदभाव भी दिख सकते हैं, लिंग के आधार पे भेदभाव भी दिखता है कि भाई कितने कम महिलाएं जो है वो पढ़ी लिखी थी, ठीक है। तो साक्षरता दर भी बहुत ही कम था। ये सारे पॉइंट्स आप किस में बताएंगे, जनांकीय रूपरेखा में आप बताएंगे। शिशु मृत्यु दर, जन्म, इसके अलावा आपका जो भी मतलब जन्म दर है, मृत्यु दर है, जीवन प्रत्याशा है, साक्षरता दर है, ये सब इसमें आ जाएगा। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं जो कि है व्यावसायिक ढांचा। अब व्यावसायिक ढांचा का मतलब क्या है? व्यावसायिक ढांचा का मतलब है कि जो कार्यशील जनसंख्या है वो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में कार्य करती है। आपको पता है कि भाई किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आप इकोनॉमिक्स में ही पढ़े होंगे, 10th क्लास में चैप्टर नंबर 2 रहा होगा। प्राथमिक क्षेत्र में जो है उसका संबंध कृषि से है विशेषकर, जो कि प्राकृतिक संसाधनों का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन करते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग धंधे आ जाते हैं, है ना, और तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। तो व्यावसायिक ढांचा कैसी थी, देखिए यहाँ पे एक चार्ट बहुत ही बढ़िया चार्ट बुक में भी बना रखा है, आपको पेज पे दिख जाएगा, हमारे स्क्रीन पे आपको ये चार्ट दिख जाएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो लगभग 72% से भी 72% से भी ज़्यादा जो लोग थे, परसेंट से भी जो ज़्यादा लोग थी वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे, प्राथमिक क्षेत्र में काम करते थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा कृषि में आधे से ज़्यादा मतलब 50% लोग जो थे वो कृषि में लगे हुए थे, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो भाई 10.1 जो % लोग हैं वो द्वितीय क्षेत्र में काम करते थे। तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र की बात करें तो 17.2% लोग सेवा क्षेत्र में काम करते थे। तो यहाँ पे क्या देखते हैं आप, यहाँ पे देखते हैं कि भाई लोगों के आजीविका का मेन साधन कृषि था, है ना। आधे से भी ज़्यादा लोग किस सेक्टर में काम कर रहे थे, मतलब लगभग 72% लोग तो भाई प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और उसमें से भी आधे से ज़्यादा कृषि के कारोबार को कर रहे हैं। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में लोगों का योगदान बहुत ही कम है, जो कि ये एक तरीके से पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। उद्योग धंधे उतने स्थापित नहीं हुए थे, लोग ज़्यादातर खेतीबाड़ी ही करते थे। ये पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं जो कि है आधारिक संरचना। अब ये आधारिक संरचना क्या होता है? देखिए, आधारिक संरचना में हम उन चीज़ों को शामिल करते हैं जो किसी भी देश के विकास के लिए, समृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब किसी भी देश के विकास में किन चीज़ों का योगदान होगा? यातायात के साधन, संचार व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था, है ना, शक्ति, ऊर्जा संसाधन जो भी हमारे पास मौजूद है ना, इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासीय सुविधा, ये सब क्या है, आधारिक संरचना में आ जाते हैं, जो कि किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे मेन यातायात के साधनों की हम बात कर लेते हैं। देखिए, अंग्रेजों के समय भले ही रेलवे लाइन का विस्तार किया गया था, रेलवे का निर्माण किया गया, रेल चली भारत में। जो पहली रेल लाइन बिछाई गई थी वो बम्बे से थाने के बीच में, यानी कि समय का मुंबई और थाने के बीच में ये रेल लाइन बिछाई गई थी। ये मतलब ये रेल चला था 1853 में, ठीक है। लेकिन ये रेल की शुरुआत जो की गई, रेलवे की शुरुआत की गई, वो भी अंग्रेजों ने अपने फ़ायदे के लिए ही किया था। ये क्या करना चाहते थे? भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण करना चाहते थे भाई, भारत के लोगों का शोषण करना चाहते थे। सामान को रेलवे के माध्यम से बंदरगाह से क्या कर सकते थे, आसानी से देश के आंतरिक भाग में ला सकते थे, और कच्चे माल को क्या कर सकते थे, बंदरगाहों तक पहुंचा सकते थे। तो ये भी रेलवे का भी विस्तार करने का उनका अपना ही स्वार्थ था। इसके अलावा बंदरगाहों के विकास पे भी उन्होंने ध्यान दिया था। बंदरगाह आप समझते हैं ना, जो पोर्ट होते हैं, बड़े बड़े जो समुद्री पोर्ट होते हैं उसको हम बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे समुद्री जहाज़ आ रहे हैं, रुक रहे हैं, उसको हम बंदरगाह बोलेंगे। तो बंदरगाह भी बनवाया, ठीक है। लेकिन इसका भी मेन पर्पस यही था कि भाई उन बंदरगाहों के माध्यम से ब्रिटेन से तैयार माल को लाके भारत के बाज़ारों में बेच सकते थे, और भारत के जो कच्चा माल है उसको ब्रिटेन बेच सकते थे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप बताएंगे इसमें। इसके अलावा इन्होंने सूचना के जो साधन, संचार व्यवस्था का भी उन्होंने विकास किया था, लेकिन वो भी अपने फ़ायदे के लिए, ताकि वो मतलब कानून व्यवस्था को बना के रख सके। अपनी प्रशासनिक कुशलता को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने डाक व्यवस्था या तार व्यवस्था जो होती है, जिससे उस समय कॉल करते थे, कॉलिंग होती थी, वो व्यवस्था उन्होंने बनाई थी। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, कुछ सड़कों के निर्माण पे भी जोर दिया था। सड़क क्यों स्थापित किए, इसके पीछे का भी मेन रीज़न ये था कि सड़कों के माध्यम से भी वो क्या कर सकते थे, कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचा सकते थे, और बंदरगाह से जो भी माल आ रहा है, तैयार माल, उसको भारत के बाज़ारों तक पहुँचा सकते थे। तो ये भी उनके अपने फ़ायदे के लिए ही था। कुल मिला के क्या निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं? कुल मिला के उन्होंने जो कुछ भी किया अंग्रेज़ों ने, वो ज़्यादातर अपने स्वार्थ के लिए किया, अपने फ़ायदे के लिए किया। हमारे भारतीय लोगों के लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है।
तो क्या भारत में ब्रिटिश सरकार का कुछ सकारात्मक प्रभाव भी रहा? क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट उन्होंने हमारे इकोनॉमी पे डाला? हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, भारत के ग्रोथ के लिए क्या अंग्रेज़ों ने कुछ कदम उठाए, या फिर मतलब उन्होंने जो भी कदम उठाए क्या हमारी इकोनॉमी को, हमारे भारतीय लोगों को फ़ायदा हुआ? तो चलिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, ऐसे अगर हम देखें तो भाई कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन अनजाने में कह सकते हैं कि हाँ भाई कुछ फ़ायदा हो गया। जैसे कि कृषि का व्यापारिक दृष्टिकोण। भाई अब देखो, पहले भाई इंडिया के लोग क्या करते थे, खेती करते थे सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, कि भाई अपना पेट भर जाए बहुत है, उससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं अपने को। लेकिन अब अंग्रेज़ों ने क्या किया भाई, व्यापारिक कृषि को बढ़ावा दिया। तो भारतीय किसानों का भी भाई बस पेट भरने के अलावा उन्होंने कोशिश किया कि इतना उत्पादन करे या उन फसलों का उत्पादन करे जिनका वो व्यापार कर सकते थे, बाजार में बेच सकते थे, थोड़ा मुनाफा कमा सकते थे। एक पॉइंट आप ये बता दें। इसके अलावा रेलवे का विस्तार किया अंग्रेज़ों ने भारत में, जिससे क्या हुआ, रोजगार के नए अवसर खुले लोगों के लिए, सड़कों का विस्तार हुआ, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते थे रोजगार की तलाश में, है ना। अकाल पर नियंत्रण हुआ भाई, यातायात के तीव्र साधनों का निर्माण किया, जिससे कि सड़क जो परिवहन है या रेल परिवहन है उसका विकास, उसका डेवलपमेंट तेज़ी से हुआ। अब अकाल पे नियंत्रण रखा जा सकता था, जो भी खाद्य सामग्री है, खाने पीने की चीज़ें हैं, उसको सूखाग्रस्त एरिया जो है ना, या फिर बाढ़ पीड़ित एरिया है, वहाँ पे आसानी से पहुँचाया जा सकता था। प्लस में उन्होंने क्या किया, विनिमय की मौद्रिक प्रणाली को बढ़ावा दिया। भाई इंडिया के लोग ना वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय प्रणाली पसंद ज़्यादा करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने मुद्रा का प्रचलन किया भारत में, जिससे क्या हुआ कि भाई श्रम विभाजन को महत्व मिला, लोग अलग अलग काम कर सकते थे, है ना, मुद्रा के दम पे। इसके अलावा उन्होंने एक कुशल प्रशासनिक प्रणाली भी स्थापित की थी। ठीक है, कुशल प्रशासनिक प्रणाली की बात करें तो जिसमें उन्होंने शासन चलाने के लिए कुछ अधिकारी वगैरह नियुक्त किए थे, वो कैसे वो अपने ज़िलों पे, अपने इलाकों में नियंत्रण रखते थे, वो व्यवस्था भी कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी लोग ही दे के गए हैं अपने को। जैसे कि आईएएस ऑफिसर्स जो चुने जाते हैं, आईपीएस चुने जाते हैं, ये सारी व्यवस्था उन्हीं के समय से चली आ रही है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे को लगता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप इसमें बता सकते हैं। आई होप अभी तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और आप समझ लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, आपके पेपर में आ सकता है, रेलवे के बारे में, कि भैया भारत में रेलवे का क्या प्रभाव रहा। आपको पता है कि भाई पहली जो रेल लाइन है वो 1853 में स्थापित की गई थी, मतलब चली थी पहले ट्रेन। तो रेलवे का क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ा हमारी इकोनॉमी में या फिर भारतीय लोगों पे, उसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव इफेक्ट की बात कर लेते हैं, यानी कि सकारात्मक प्रभाव की हम बात कर लेते हैं। तो रेलवे ने क्या किया भाई, घरेलू बाजार के विस्तार को और बढ़ावा दिया। जो हमारे देश की जो घरेलू बाजार है उसको एक तरीके से बढ़ावा दिया, देश के निर्यात तथा आयात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना, आयात निर्यात बढ़ गया कुल मिला के। इसके अलावा रेलवे ने कृषि के व्यापारीकरण को भाई सुविधाजनक बना दिया, क्योंकि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे वस्तुओं को भेजा जा सकता था, उसका व्यापार किया जा सकता था। इससे हमारे किसानों को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ, और जो किसान थे वो निर्वाह खेती के स्थान पर व्यावसायिक खेती करने के लिए प्रेरित हुए। इसके अलावा रेलवे के आने से क्या हुआ, हम एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से पहुंच सकते थे, हम अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधियों से आसानी से मिल सकते थे, है ना। उत्तर भारत की जो संस्कृति है उसका प्रसार दक्षिण भारत की संस्कृति में, मतलब सांस्कृतिक मेल मिलाप भी बढ़ा। ठीक है, इसके अलावा एक और भाई रेलवे का फ़ायदा ये है कि भाई जो भी सूखाग्रस्त एरिया है, जहाँ अकाल पड़ रहा है, जहाँ भूखमरी है, वहाँ पे तेज़ी से खाद्यान्न जो सामग्री है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, उसको पहुँचाया जा सकता था। तो एक फ़ायदा ये भी है। तो 4 फायदे आप बता सकते हैं। अब इसके नकारात्मक प्रभाव क्या रहे? देखिए, रेलवे ने भारतीय अर्थव्यवस्था के औपनिवेशिक शोषण में योगदान दिया। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था का कहीं ना कहीं शोषण ही किया है रेलवे ने। ठीक है, क्योंकि रेलवे के आने से क्या हुआ कि भाई उनका, अंग्रेज़ों का मेन मकसद था रेलवे का किस लिए इस्तेमाल करना, भारत के कच्चे मालों को बंदरगाहों तक पहुंचाना ताकि वो ब्रिटेन में भेजा जा सके, और जो तैयार माल है उसको रेलवे के माध्यम से भारतीय बाज़ारों तक पहुंचाया जा सके और भारी मुनाफा कमाया जा सके। ठीक है, तो ये पॉइंट आप रेलवे के प्रभाव में बता सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है भाई, चीज़ें आपको बुक से ही समझा रहा हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा एग्जांपल दे के आपको चीज़ें समझाता हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। ये बुक ज़्यादा टफ नहीं है, ये बुक आसान है, इसमें नंबर लाना भी आसान है। 40 नंबर आप इसमें पूरे में से पूरे 40 नंबर ले सकते हो, 1 नंबर भी कटने नहीं दूंगा। बट वही है कि भाई आप वीडियोस को देखेंगे, टाइम देंगे, आप चीज़ों को सीखना चाहेंगे, तभी तो भाई कोई भी टीचर आपको सिखा पाएगा। अगर आप सीखना ही नहीं चाहते हैं तो भाई मैं कितनी भी वीडियो बना लूँ, मैं कितनी भी मोटिवेशन आपको दे दूँ, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, आप आएंगे, वीडियो अगर 15 मिनट की या 5 मिनट देखेंगे, निकल जाएंगे, तो चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, चीज़ें आप सीख के जाते हैं। ठीक है,
अगर समझ में नहीं आता है भाई, वीडियो यूट्यूब पे रखी रहती है, आप कभी भी देख सकते हैं, अभी आप इसको रिप्ले करके देख सकते हैं। तो भाई कोई ऑफलाइन क्लास तो चल नहीं रहा है कि भाई टॉपिक निकल गया तो निकल गया, यहाँ पे आप रिप्ले करके देखो, वही चीज़ है। एफर्ट मैंने एक ही बार लगाया है, लेकिन आप बार बार उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि भाई टीचरों को बार बार एफर्ट लगाना पड़ता है, आप पूछते हैं तो कई बार टीचर भाई मुंह बना लेते हैं या फिर आपको चीज़ें बताते नहीं है। लेकिन भाई चीज़ें समझा दी जाए तो उसको आप रिप्ले करके भी देख सकते हो, है ना, दोबारा वीडियो चला के देख सकते हो आप, अगर समझ में कोई टॉपिक आपको नहीं आया है तो, ठीक है। अब भैया देखो, जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं, रिक्वेस्ट है भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को भाई, और लाइक ज़रूर किया करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट भाई ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तभी मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए, तो कमेंट भी ज़रूर करना भाई, ठीक है। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी अपना ख्याल रखें।